नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीछे सलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी सही तरीके से अब चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आरओ एआरओ के लिए हम लोग जो घटना चक्र की सामान्य अध्ययन की बुक आती है इसको कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये किताब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अध्यायवार इसमें प्रश्नोत्तर दिए होते हैं और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ तथ्यात्मक नोट्स के साथ इस किताब को बनाया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया था। कौन-कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया है? तो इसमें भारत का भूगोल मतलब भूगोल देखें तो पूरा कंप्लीट हो गया है और जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसमें जो भारतीय इतिहास है उसका लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग केवल यहाँ पे देखा जाए तो प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर इसमें होगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और फिर आधुनिक भारत। 3 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आर ओ ए आर ओ की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, टेस्ट सीरीज या फिर जो अन्य बुक आती हैं, किताब आती हैं, उन सबको हम लोगों ने अपने जो यूट्यूब चैनल इस पे कंप्लीट करवा रखा है। तो आप लोग वहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, घटना चक्र वगैरह को, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक जो नोट्स दिए गए हैं उसको देखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट इसको कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे ये एक टॉपिक है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद तुरंत प्रश्न उत्तर देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पाषाण काल है उससे संबंधित जो फैक्ट दिए गए हैं इसमें उसको देख लेते हैं। इस किताब की यही अच्छी बहुत खासियत दी गई है कि यहाँ पे कुछ तथ्यात्मक नोट्स वगैरह दिए गए हैं। तो इससे जो आपको यहाँ पे प्रश्न उत्तर है जस्ट उसी के सामने लिखा होता है, तो उसको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है। इसीलिए किताब बहुत अच्छी इसमें बनाई गई है। मार्केट में अभी कुछ दिन पहले ही आई है, 6-7 दिन पहले। तो आप लोग इसको चाहे तो ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए पाषाण काल के बारे में यहाँ पे जानिए कि पशुपालन का जो प्रारंभ है पाषाण काल में होता है, ठीक है। पशुपालन का सबसे पहले प्रारंभ पाषाण काल में ही होता है। मानव के जो कंकाल है उसके साथ कुत्ते का जो कंकाल है ना, वो पाषाण काल के बुर्ज एक जगह है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। सबसे पहले खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में होता है। खाद्यान्न जो हम लोग अभी खाने के लिए प्रयोग करते हैं वो सबसे पहले कहाँ पे देखा गया, तो नवपाषाण काल में प्रारंभ होता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले जो स्थान है वो लहुरा देव है। चावल के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ से यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब कृषि में आपका चावल और गेहूं की कृषि होती थी, तो लहुरा देव से यहाँ पे देखा जाए तो चावल के और गेहूं के साक्ष्य मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बलूचिस्तान में है ये, ठीक है। वहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। तो सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसको भी कोई अगर पूछेगा तो ये अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पहले की सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। मानी क्या जाती है, साक्ष्यों के आधार पर ये निर्धारित किया गया है, ठीक है। पुरातात्विक जो अन्वेषण है, खोज वगैरह है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा और सोने की चांदी की जानकारी थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिएगा। जो आर्य आए थे उन लोगों को यहाँ पे तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी इसकी सबकी यहाँ पे देखा जाए तो जानकारी की कमी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता उनसे पहले की रह चुकी है, उसमें तांबा, कांसा, स्वर्ण की जानकारी मतलब चांदी की जानकारी थी, ठीक है। हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर जो खान है वहाँ से प्राप्त किया करते थे। अब चांदी का जो मुख्य आयात वगैरह होता था, निर्यात, ये कहाँ से होता था, तो राजस्थान की जो जावर की खान है ना वहाँ से प्राप्त होता था, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। चांदी के लिए अन्य जो मुख्य स्रोत हैं वो अफगानिस्तान, ईरान में स्थित हैं। 2 जगह हो गया ये, और एक जगह आपका राजस्थान, ठीक है। हड़प्पा निवासी जो है मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया करते थे। बनावली से पकी हुई ईंटों की बनी हल की प्रकृति यहाँ पे देखने को मिली है। तो बस इतना पूछ सकता है कि पक्की जो मिट्टी से बने हल की आकृति कहाँ से मिली है, तो बनावली से मिली है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के जो महान स्नानागार हैं उसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बड़े बड़े स्नानागार मतलब कि स्विमिंग पूल टाइप के वैसे मिले हैं, ठीक है।
कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता अगर देखा जाए तो नगर नियोजन इसको माना जाता है, ठीक है। ग्रिड पद्धति जैसा कि आप लोग जानते होंगे वो उस पर निर्धारित है, ठीक है। आगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, ठीक है। अब इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा? तो सबसे पहले वहीं पे खुदाई हुई और यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक, समझ गया। अब यहाँ पे आगे सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो नामक पूरा स्थल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। ये भी पूछा गया है कि लोथल किस नदी के तट पर अवस्थित है या फिर कहाँ पे है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अब ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पे है, तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लोथल से। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। गोलाकार, वक्रा मतलब होता है गोलाकार, तो गोलाकार यहाँ पे ईंटें जो है कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक अंकन एक सींग वाले पशु की मिलती है। कहीं पे अगर वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर अगर देखने को मिले हैं तो उस पे जो एक सींग वाला पशु है उसकी जो है आकृति देखने को मिली है, ठीक है। इसके बाद कुबड़ वाले जो बैल होते हैं उसकी आकृति देखने को मिली, ठीक है। सबसे पहले मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा धातु का। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख लोग जो है मुख्यतः माता देवी और पशुपति शिव जी की पूजा किया करते थे, ठीक है। थोड़ा सा समाज के बारे में बातें चल रही हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माता देवी और पशुपति की जो है पूजा किया करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पे देखा जाए तो कौन से धातु की प्राप्ति हुई है, किस स्थल से कौन सी धातु की प्राप्ति हुई है? तो तांबा हम लोगों ने देखा था खेतड़ी राजस्थान से या फिर आपका जो अफगानिस्तान यानी बलूचिस्तान, ओमान वगैरह से प्राप्त होता था। लाजवर्द कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। टिन जो है ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। और आगे यहाँ पे चांदी कहाँ से? तो राजस्थान की जावर से प्राप्त होता था, ठीक है, राजस्थान की जावर से प्राप्त होता था। और आगे बढ़िए, यहाँ पे शीशा कहाँ से प्राप्त होता था? तो अगर हम लोग शीशा देखें कहाँ से प्राप्त होता था तो ये अफगानिस्तान, ईरान और अजमेर से प्राप्त होता था जो कि राजस्थान में है, इसको ध्यान रखिएगा। शिलाजीत आपका हिमालय से और गोमेद कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। अब वैदिक कालीन सभ्यता, अब हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर जो आपका प्रौग ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल है उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पाषाण काल से प्रश्न उत्तर पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हड्डी से जो भी निर्मित आभूषण है, पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो आभूषण वगैरह जो हड्डी है ना उससे निर्मित किए जाते थे। तो वो पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपका सराय नहर और मादाहा दोनों से प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या देखना आवश्यक है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे ना कि जो पाषाण काल है वहाँ से कैसे कैसे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी फैक्ट में, ठीक है, फैक्ट में नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी व्याख्या दी गई है ना इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी व्याख्या को भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि जो आपका आभूषण से निर्मित मतलब कि हड्डी से निर्मित आभूषण है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो सराय नहर और मादाहा से प्राप्त हुए, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मध्य पाषाणकालीन जो स्थल है मादाहा, ये कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़, उसको आप लोग जानते होंगे, जहाँ आपका जो आंवला है उसके लिए मशहूर है। तो वहाँ से आपके कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है? तो मध्य जो मादाहा है वहाँ से मध्य पाषाणकालीन के जो स्थल है वो हड्डी से निर्मित एवं सींग से निर्मित जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे मादाहा में जी.आर. शर्मा में जी.आर. शर्मा जो है उन्होंने 3 क्षेत्रों में देखा जाए तो इसका उल्लेख किया है। झील का क्षेत्र, बूचड़खाना और यहाँ पे संकुल क्षेत्र, ठीक है, एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, ये 3 जगहों पे जी.आर. शर्मा ने बांटा है। जी.आर. शर्मा ये आपका जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है, में भाग में बांटा है। उसके बाद बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं एक सींग के उपकरण एवं आभूषण से बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, ठीक है। जय नारायण पांडे के द्वारा लिखित जो पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसमें मादाहा, सराय नाहर राय एवं दुंदमा जो है कि 3 ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण प्राप्त किए गए हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि विकल्प यहाँ पे देखा जाए तो
छोड़िए, विकल्प से नहीं मतलब है, यहाँ पे जो 2 विकल्प दिए गए हैं वो सत्य है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्रों के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, ठीक है। तो नया जब ये काल आया तब उसके बाद गंगा घाटी में प्रवेश किया। इसका कारण ये बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अगर हम लोग इसको देखें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही होने चाहिए, उसकी विशेषता मुख्य यही होनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई व्यक्ति मतलब कोई भी सभ्यता अगर किसी ओर आकर्षित होती है तो उसका कारण यहाँ पे बताया गया है कि नूतन भूतल काल है, और उसके बाद ये गंगा घाटी की ओर पहुंचे। तो जीवन को आसान बनाने के लिए जो भी चीज़ें धरती पर कहीं भी अवेलेबल होंगी तो व्यक्ति वहाँ पे पहुंच ही जाएगा, ठीक है। व्यक्ति मतलब कि कोई भी जीव जंतु भी हो वो भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न है इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक। आइए अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे जी.आर. शर्मा जी ने बताया था। आगे यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो चित्रकला के लिए भीमबेटका की गुफा है, ये मशहूर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखें तो बी हो जाएगा। भीमबेटका की जो आपका गुफा है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ से शैलाश्रय तथा गुफाएं प्राप्त हुई। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि जो अजंता और बाघ की जो गुफाएं है वो मतलब बाघ की जो गुफाएं हैं वो चित्रकलाएं एवं ऐतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा क्षेत्र कहाँ पे पाया गया है, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे पैसरा, लिखैया, बीरभानपुर, महदहा दे रखा है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखिए भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम में हम लोग देखें तो महदहा सबसे पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। उसके बाद आप लोग मिर्जापुर देखे होंगे, वहाँ पे लिखैया स्थान है, ठीक है। मिर्जापुर कहने का मतलब जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो ये आएगा, ठीक। बनारस के आसपास का क्षेत्र है, ये भी है लिखैया। उसके बाद क्या आ जाएगा तो पैसरा जो कि बिहार में अवस्थित है, और बीरभानपुर भी जो कि पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है। तो ये आप अरेंज कर लीजिएगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पहला कथन कह रहा है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित जो पुरास्थल है वहाँ से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये पहला वाला सही है। प्राचीनतम कृषि में यहाँ पे अन्न, जौ और धान माने गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख ली जाए तो उत्तर प्रदेश के जो अनेक उत्खनित पुरास्थल है वहाँ से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण तो प्राप्त हुए, लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि है उसके साक्ष्य वाला जो स्थल है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है, न कि लौरादेव। यहाँ पे क्या बता रहा था, अनेक जो उत्खनित पूरा स्थल है वहाँ से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो हाँ, तो पूरे विश्व में सबसे पहले यहाँ पे कृषि के साक्षी मतलब कि जो है कि प्रमाण प्राप्त हुए संत कबीर नगर से, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 9000 ईस्वी से लेकर के 7000 ईसा पूर्व 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के मध्य जो चावल है उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः उत्तर प्रदेश के जो प्राचीनतम प्राप्त कृषि और अन्य धान नहीं बल्कि मतलब अन्य धान है, ये जौ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जौ बताया गया था इसीलिए ये गलत है, ठीक। बाकी यहाँ पे आप इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम प्राप्त जो कृषि है अन्य वो धान है न कि जौ है, अतः केवल एक कथन सही है, ठीक है। और आगे बढ़िए, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें करीब 5 प्रश्न थे, इसको देख लेते हैं हम लोग। अब सिंधु घाटी सभ्यता को भी हम लोगों ने नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है, तो इसको प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि मिलान करने के बारे में, माफ कीजिए यहाँ पे, हाँ मिलान करने के बारे में यहाँ पे कुछ हड़प्पा कालीन जो बस्ती दी गई है वो और इसकी अवस्थिति किस नदी के तट पर है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पे है तो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल आपका गुजरात में है, ये भोगवा नदी के तट पर है, हम लोगों ने देखा था। और रोपड़ आपका सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। मिला लीजिएगा, सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप लोग उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। सही आंसर आपका ए है। और आगे बढ़िए, विशाल जो स्नानागार है किस पुरा स्थल से पाया गया था, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से पाया गया है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है कैसे? तो अपने नगर नियोजन के लिए सही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी सही है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखें तो सभी सही है, ठीक है, सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता सभी चीज के लिए जानी जाती है, ठीक है। और आगे बढ़िए, कौन सा जो हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? अच्छा प्रश्न है। धौलावीरा जो क्षेत्र है ना हड़प्पा काल का, वो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। जो धौलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। ये एक हड़प्पी नगर है और यह आयताकार बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? तो आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर कहीं भी देखेंगे तो जो हड़प्पा कालीन जगह है ना वो केवल 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक किला और एक निचला नगर। लेकिन यहाँ पे जो धौलावीरा है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या हो जाएगा? किला हो जाएगा, ठीक है, एक मध्य नगर हो जाएगा और एक आपका निचला नगर हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़िए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला था, तो ये मिला था लोथल से, ठीक। कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ पे? गुजरात में, सभी लोग जानते हैं। और आगे बढ़िए, यहाँ पे मिलान करने के बारे में तो सीधे हम लोग ये यहाँ से देख लेते हैं, ठीक। यहाँ से देखेंगे, जो हड़प्पा है उसकी खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई है। कब? 1923 से 24 में और 24 से 25 में। इसकी यहाँ पे देखा जाए तो खुदाई इन्होंने करवाई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हस्तिनापुर आपका बीबी लाल के द्वारा खोजा गया है 1950 से 1952 में, ठीक है। तक्षशिला जो है जॉन मार्शल के द्वारा 1913 से लेकर के 34 तक। और कौशंबी ये आपका GN मजूमदार जो 1936 से 37 तक इन्होंने इसकी खुदाई वगैरह करवाई थी, ठीक है। और आइए आगे बढ़िए, यहाँ पे जो अगला प्रश्न कह रहा है कि उनकी सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताइए। तो पूरे विश्व की सभ्यता के बारे में यहाँ पे उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। उत्तर से दक्षिण मतलब कि ऊपर से आप नीचे आइए, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो एज़टेक सभ्यता आ जाएगी, फिर माया सभ्यता, इनका मतलब कि माया के बाद मुइस्का और फिर इनका, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो एज़टेक सभ्यता है उसका विस्तार जो है कि मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था, ठीक है, यानी कि लगभग बहुत ठंडे एरिया में था, मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर के ये आपका बेलीज तक, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा यहाँ पे उत्तरी कोस्टारिका तक का क्षेत्र शामिल था, ठीक है। ऊपर से लेकर के नीचे तक का सभी क्षेत्र इसमें शामिल था। इस सभ्यता को एज़टेक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो एज़टेक सभ्यता है उसका जो विस्तार है मध्य मैक्सिको में पाया। मध्य मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार। अब एज़टेक सभ्यता होगी, अब इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मध्य मैक्सिको में, फिर माया सभ्यता का जो विस्तार है मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मैक्सिको से लेकर के दक्षिणी ग्वाटेमाला यानी उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर, होंडुरास तक ये सीमित है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा? तो इसके अलावा जो मुइस्का सभ्यता है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत है, ठीक है। जबकि इनका सभ्यता का विस्तार जो है कहाँ पे? तो इनका सभ्यता का जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका में पूरी तरीके से आ जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका वाले भाग में उत्तर में जो क्वीटो है उससे लेकर के दक्षिण में सेंटियागो तक जो चिली की राजधानी है, तो ये सबसे लास्ट में इनका सभ्यता आ जाएगी, ठीक है। तो इसी सभ्यता का नाम यहाँ पे चारों दिया गया था। इस प्रश्न को आप लोग मेरे हिसाब से रट लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से। और आगे बढ़िए, यहाँ पे वैदिक काल के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद सभी लोग जानते हैं कि ऋग्वेद है। और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ऋग्वेद है वो है सबसे, ठीक है, और उसको सबसे प्राचीन भी माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि मिलान करना है। थोड़ा सा हम लोग प्रश्न पढ़ने से पहले ना जो इसकी यहाँ पे इसका नोट्स दिया गया है उसको देख लेते हैं, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ पूरा करना है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग जो है प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए, आर्य संस्कृति भाषा का शब्द है, ठीक है, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य मीन्स श्रेष्ठ होता है या फिर कुलीन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, यहाँ पे देखा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इस तीनों वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है या फिर त्रयी इसको बोल सकते हैं। वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख पाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है। प्रारंभ में 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है ना उसमें सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी चीजें ऋग्वेद में मिल रही हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे, ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के अंगों से बताई जाती है, जैसे कि
ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी बलिदान की विधि, सामवेद में संगीत का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों वेदों में जो वेद त्रयी है, तीनों वेदों में क्या क्या देखने को मिलता है इसको हम लोगों ने देखा। अब ऋग्वेद में कुल यहाँ पे देखा जाए तो 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बात की गई है। उपनिषद दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। जो उपनिषद है ये दर्शन पर आधारित रचनाएं हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। उपनिषद का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो शिष्य के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। सिंधु नदी का जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी के महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे दिया गया, तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल की एक नदी सिंधु नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वैदिक में सबसे अधिक बार मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार मिलता है। वरुण यहाँ पे जो भगवान है वो ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान इनको माना गया है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। ठीक है, जो बृहस्पति देवता है वो अन्य जो वैदिक देवता है उनका पुरोहित मान लिया गया है पहले के। ठीक है, बाल गंगाधर जो तिलक जी है ना, उन्होंने आर्यों का आदि देश के उत्तरी ध्रुव का माना है। जो आर्य भारत में आए थे उनको कहाँ से माना है, तो ये ध्रुवीय मतलब पोलर रीजन के लोग बताए गए हैं। ठीक है, तिलक जी के द्वारा। वैदिक काल में यहाँ पे यज्ञ का प्रधानता थी, यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग जो युद्ध है वो, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ये परुशड़ी यानी कि जो अभी हम लोग रावी नदी जानते हैं ना, उस नदी के तट पर लड़ा गया था दशराग का युद्ध। दशराग मतलब होता है आपका 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में उल्लेख जो यव शब्द है उसका तादाम्य जौ से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण कर रखती हैं। ठीक है, अब जो राजा है वो निरंकुश ना हो उसके लिए यहाँ पे सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं बनाई गई थी। सभा जो है कुलीन तथा वृद्ध मनुष्य की संस्था थी और समिति जो थी वो सर्वसाधारण समिति थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि लोकसभा आप देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो सदस्य हैं उनके चुन करके आने की उम्र 25 वर्ष है, लेकिन वहीं राज्यसभा में अगर देखेंगे तो आपका जो है कि 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको भी मान सकते हैं। जो यहाँ पे सभा थी ना वो कुलीन वर्ग थी, इसमें आपका वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी और यह समिति थी सर्वसाधारण सभा थी। आगे बढ़िए, यहाँ पे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ऋग्वेद में जो इंद्र जी हैं ना उनका वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इनके ऊपर लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। किसके ऊपर, तो इंद्र के ऊपर। वैदिक काल में जो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल में आर्यों को जीविका मतलब कि जीवन जीने के लिए जो मुख्य साधन था वो पशुपालन और बाद में कृषि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य जो धर्म है, अन्य धर्मों का उदय जैसे बौद्ध धर्म है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीधे बौद्ध धर्म वगैरह पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न तो हो गया था। सबसे पुराना जो वेद है आपका ये ऋग्वेद है, जो मिलान करने वाला था। इसको हम लोगों ने, हाँ चलिए देख लेते हैं जो मिलान करने वाला है। देखिए जो ऋग्वेद है उसमें आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो स्रोत और प्रार्थनाएं देखने को मिलेगी। यजुर्वेद में आपका क्या मिलेगा, तो कर्मकांड मिलेगा। सामवेद में संगीत मिलेगा और अथर्ववेद में आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिला लीजिएगा, ये इसका सही आंसर है। इसकी व्याख्या भी हम लोगों ने जो अभी नोट्स पढ़ा था उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ छूट रही है, इसको देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं दी गई हैं, इसमें कुल 10,552 ऋचाएँ दी गई हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद के पद के रूप में यानी कि संगीत के स्रोत से संबंधित है, जिनका उद्गात नामक पुरोहित गाता था। ठीक है, अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय दिए गए जिसमें 5,987 मंत्रों और तंत्रों का मतलब वशीकरण वगैरह का संदर्भ देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें, तो अथर्ववेद में। और आगे बढ़िए, यहाँ पे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद एक प्रकार का यहाँ पे देखा जाए तो स्रोत एवं संकलन है। ठीक है, क्या है, स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद, ये इसका सही आंसर है। और आगे बढ़िए,
यहाँ पे अन्य जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का जो संवाद है उपनिषद में प्राप्त होता है। किस उपनिषद में? तो कठोर उपनिषद में अगर आप लोग देखेंगे तो यम और नचिकेत के बीच में जो बातचीत हुई है उसको कठोर उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेत को उपदेश दिया था कि न इस आत्मा को कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ठीक है, यह अजन्म है, नित्य है और शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। ये प्रश्न अभी तक शायद बना नहीं है, लेकिन ये बन जाएगा। कठोपनिषद किसका भाग है? तो कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। और आगे बढ़िए। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? तो ये सबसे पहले जब लिखी गई थी तो संस्कृत भाषा में ही लिखी जाएगी। ठीक है, भगवद गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है और यह प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है महाभारत उसी का एक भाग है। ठीक है, जो भगवद गीता है महाभारत का ही एक भाग है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, थोड़ा सा इसका कलर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वासुकी। ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऐसी धार्मिक चीजें हैं ये। आगे कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होता जो होता है उसका संबंध किस चीज से? तो होता जो है आपका ऋग्वेद से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं ना, पुरोहित, उनको होता बोला जाता था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़िए। ऋग्वेद में जो अगन्या है उसका प्रयोग हुआ है। अगन्या मतलब गाय के लिए प्रयोग किया गया है। अघन्या मतलब जिसका वध न किया जाए उसको बोला गया है गाय को। ठीक है, किसको बोला गया है? गाय को बोला गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु दंड का भी जो है कि देश निकाला की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक, जीविकोत्पादन के लिए वेद और वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक है, पढ़ाने वाला जो अध्यापक है उसको क्या बोला जाता था? तो उसको उपाध्याय बोला जाता था। ठीक है, अभी हम लोगों ने फैक्ट में इस चीज को कंप्लीट देखा है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो देखिए जो गोपद ब्राह्मण है ना, ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। किससे? अथर्ववेद से संबंधित है, यानी कि अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आगे यहाँ पे हम लोग इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ अनेक है। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। किसके बारे में? तो उनके अनुष्ठान और विधि विधान के बारे में जो है जानकारी देते हैं। इनमें ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण, यहाँ पे षड्विंश ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण का जो उल्लेख है वो अधिक उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किससे है? तो वेदों से। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से। यहाँ पे देखा जाए तो तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण का सामवेद से, सतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद से तथा गोपद ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से देखने को मिलता है। ठीक है, इसको कंप्लीट किया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में लिखी जाती थी? तो ये आपका मतलब कि लिखी तो गई संस्कृत में, लेकिन इसका जो उपनाम अन्य नाम है वो जय संहिता बोला जाता था। ठीक है, बाद में इसको महाभारत बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे जब इसको लिखा गया था ना तो 8,800 श्लोक थे, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे देखा जाए तो 24 श्लोक की संख्या हो गई और वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक इसमें डाले गए हैं। ठीक है, इसीलिए जय संहिता से होते होते यह महाभारत बन गया। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बौद्ध धर्म के फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों कंप्लीट करने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बुद्ध जी के बारे में हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। जन्म आपका कपिलवस्तु में लुम्बिनी में 563 में हुआ था। ठीक है, शुद्धोधन इनके पिताजी थे और साके गणराज से संबंधित है। माता इनकी यहाँ पे देखा जाए तो जो है वो कोली गणराज से संबंधित है। इनका नाम है महामाया। ठीक है, मतलब माया इनको बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोली वंश से संबंधित है। बुद्ध के गृह त्याग को ग्रंथों में क्या बताया गया? तो महाभिनिष्क्रमण बताया गया। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुशी नारा में इन्होंने प्राण त्याग दिया था। इसको क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण बोला गया है। और महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में ये बुद्ध जी जब निकलते हैं तो महात्मा बुद्ध अलवार कलाम के आश्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं। अलार कलाम है ये। अलार कलाम के जो है कि आश्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं। वहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने यहाँ पे इनसे आश्रम में पहुंचते ही उनसे दीक्षा ली थी। 6 वर्ष की कठिन साधना के पश्चात इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन मतलब रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, और इन्होंने पहला उपदेश दिया था तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
वाराणसी में। और यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो ये आपका प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुई थी। ये 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। कहाँ पे, तो राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में ये हुई थी। ठीक है, राजगृह सप्तपर्णी गुफा। इस समय मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु था प्रथम बौद्ध समिति के समय। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, वैशाली में किया गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, पवित्र जो स्थल है यहाँ पे बौद्ध गया है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और जहाँ पे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये निरंजना नदी के तट पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बुद्ध संघ में सबसे पहले यहाँ पे शामिल होने वाली जो स्त्री हैं वो महा प्रजापति गौतमी है। ठीक है, इनकी मौसी थी। भरहुत एवं सांची के स्तूप की जो स्थापना मूल रूप से मौर्य शासक अशोक के काल में हुई थी। ठीक है, भरहुत और सांची का जो स्तूप है ये आपका अशोक के द्वारा बनवाया गया था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया जानते होंगे आप लोग। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है और महायान में बुद्ध को देवता मान लिया गया है। ठीक है, और विक्रमशिला जो महाविहार है या विद्यालय बोल सकते हैं, इसकी स्थापना पाल नरेश के जो शासक है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा जो महाविहार है विश्वविद्यालय, उसका संस्थापक गुप्त शासक कुमार गुप्त है। ठीक है, जो आपका इसको ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला यहाँ पे धर्मपाल के द्वारा बनाया गया है और जो नालंदा विश्वविद्यालय है या विश्व विहार है ये कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम समय कहाँ पे बिताई थी, तो वैशाली में बिताई थी, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक यहाँ पे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है या फिर आदिनाथ को माना जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इन लोगों का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस नाम ही ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन या फिर कुंडलपुर वैशाली के निकट में हुआ था। कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर है, लगभग 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी जो माता है वो त्रिशला थी, ये आपका लिच्ची वंश से संबंधित है और ये चेटक की बहन थी। ठीक है, चेलना इनका नाम था। और यहाँ पे देखा जाता था पिता जो है आपका सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ से संबंधित है, तो ये नहीं पूछेगा कभी, न तो नाम ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। 72 वर्ष की आयु में गृहराज के समीप पावापुरी के नामक स्थान पर उन्होंने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म में जब भगवान बुद्ध को मतलब बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो आपका बुद्ध कहलाया था। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जैन धर्म में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यहाँ पे देखा जाए तो जाम्भिक ग्राम के रजुपालिका एक नदी है उसी के समीप साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात यहाँ पे ये क्या कहलाएं, तो केवलिन कहलाएं। ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है वही। ठीक है, केवलिन कहलाएं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधना का बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है इसको। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्राह्मण, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अपरिग्रह है ये। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जैन संगीति की आयोजन किया गया था। ठीक, पाटलिपुत्र में सबसे पहले प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अशोक तथा उसके जो पौत्र हैं दशरथ, उसके समय में बराबर की नागार्जुन पहाड़ी को काट करके आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। अब यहाँ पे शैव भागवत धर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो पूरी चीज़ें धर्म वाली कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग उसके प्रश्नोत्तर को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, प्राचीन काल में देखा जाए तो अर्ध नारीश्वर के रूप में शिव जी की कल्पना की गई है और पुरुष एवं अथवा देव की उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है ये। ठीक है, शिव और पार्वती की संयुक्त जो है कि मूर्तियां गुप्त, यहाँ पे देख लेते हैं, संयुक्त जो मूर्तियां गुप्त युग और परावर्ती युग में विशेष रूप से बनाई गई थी। पुराणों के अनुसार पशुपत संप्रदाय की स्थापना माफ कीजिए, यहाँ पे लकुलीश लिखा हुआ है, लकुलीश नामक ब्रह्मचारी ने किया था। लकुलीश को शिव का अवतार माना गया है। और यहाँ पे कापालिक शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। ठीक, कापालिक जो है शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके उपासक जो है आपका भैरव शिव का अवतार मानकर उपासना करते हैं। ठीक है, जो कापालिक है। ठीक, अब यहाँ पे श्रीशैल नामक जो स्थान है इनका प्रमुख केंद्र था। श्रीशैल नामक जो स्थान है इनका प्रमुख केंद्र दक्षिण भारत में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो विष्णु भक्त थे अलवार और शिव की उपासना करने वाले को शिव भक्त यानी कि नैनार बताया गया है। तो अलवार और नैनार जो है दक्षिण भारत से संबंधित है। अलवार जो है
ये आपका विष्णु का भक्त है और ये जो नयनार है वो शिव जी के भक्त हैं, ठीक है। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते हैं और परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी यहाँ पे वंश कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। वृषणी वंश कृष्ण थे जिन्हें वासुदेव का पुत्र माना गया है। कारण इसका कारण बताया गया कि वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है, ठीक है। वासुदेव को कृष्ण भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। घोर यहाँ पे अंगिरस का शिष्य बताया गया। किसका? तो घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। कृष्ण के भाई जो बलराम है उनका हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम जो उपलब्ध जो प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित एक स्मारक है जो कि विदिशा में है, ये वेशनगर में है ये, ठीक है। गरुड़ स्तंभ है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा है उनको हम लोग आगे देखेंगे, जो मतलब कि महाजनपद काल का उदय है। इससे पहले हम लोग बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव ये सभी धर्मों के बारे में जो प्रश्न उत्तर दिया गया इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी जो है शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। मौर्य वंशी शासक अशोक का जो रुम्मन अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, तो लुम्बिनी में है, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। और इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष के बाद यहाँ पे ये कहाँ पे गया था, तो लुम्बिनी गया था, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही अभिलेखों में लुम्बिनी का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर में छूट भी दी गई थी, ठीक है। तो लुम्बिनी जो जगह है ना, जब अशोक 20वें वर्ष अपने यहाँ लुम्बिनी पहुँचता है तो ये बताता है कि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और यहाँ पे जन्म होने के कारण कुछ जो यहाँ पे कर वगैरह लगाए जाते थे उसको कम भी किया था इन्होंने, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो वही सेम प्रश्न रुम्मन देवी वाला। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो किससे संबंधित है, तो बुद्ध धम्म संघ से संबंधित है, ठीक है। और आगे बुद्ध कौशंबी किसके राज्यकाल में आए थे, तो ये आए थे आपका उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशंबी पहुंचे थे, ठीक है। उदयन इनको बोला जाता था। निकाल में ये आपका पहुंचे थे। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार बौद्ध जो भिक्षु है संघ को दान में दे दिया था, ठीक है। घोषित राम विहार को जो बौद्ध भिक्षु है उनको दे दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक वाद ने किया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो अध्यक्षता पूछ रहा है किसने किया था, तो ये अध्यक्षता यहाँ पे जो हाँ ठीक है महाकश्यप के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बौद्ध संगीति है यहाँ पे देखिए, बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल के बाद राजगृह की जो समपर्णी गुफा है सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का जो शासक है वो अजातशत्रु था। इस संगीति में मतलब इस मिलन में अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा यानी कि महाकश्यप या फिर महाकश्यप बोला गया है इन्होंने की थी। और प्रमुख जो शिष्य आनंद हैं बुद्ध के और उपाली भी इसमें उपस्थित थे, ठीक है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुख विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया और आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किस समय में, तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो फैक्ट दिया था इसमें डिटेल से देख लिया है, ठीक है। तो हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप लोग देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, ठीक है। और आगे सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है वो कालंकित है, तो यहाँ पे देखा जाए तो गुप्त काल से संबंधित है, ये गुप्त काल में बनाई गई थी। और आगे बढ़ी, यहाँ पे बुद्ध के द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, तो बुद्ध के द्वारा सबसे आखिरी में सुबुद्ध जो है उसको परिवर्तित किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने धर्म में रूपांतरित किया था, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग इसको। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये आपका माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे, ठीक है। इसको ध्यान रख लीजिएगा। इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो। माध्यमिक या फिर शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं ये नागार्जुन, जिनकी प्रसिद्ध रचना
माध्यमिक कारिका है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद किसे कहा जाता है? तो माध्यमिक कारिका को कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर भी है। ठीक है, नागार्जुन ने प्रत्ययी समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। ठीक, किसको कहा है? तो प्रत्ययी समुत्पाद को इन्होंने शून्यता कहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य तथा जो विहार है उसमें क्या अंतर होता है, इसको बताइए। देखिए, चैत्य और विहार, चैत्य जो है पूजा स्थल होता था और विहार निवास स्थान होता था। बी यहाँ पे सही आंसर, इसको क्रॉस देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ अवस्थित है? तो ये राजगीर में अवस्थित है। राजगीर बिहार नालंदा में है। ठीक है, हीनयान अथवा यहाँ पर देखा जाए तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य कहाँ पे अवस्थित है? चैत्यगिरी कहाँ पे अवस्थित है हीनयान के लिए? तो ये आपका कार्ले। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, कार्ले का चैत्य है ये कार्ले कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये आपका गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, और आगे बढ़िए। यहाँ पे मिलान करने के बारे में प्रश्न किया गया है। तो देखिए, जो आचार्य है और इधर सिद्धांत दिया हुआ, तो लकीलूश आपका पशुपत से पशुपत सिद्धांत से संबंधित है। नागार्जुन अभी हम लोगों ने देखा था शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित, और यहाँ पे जो गोशाल है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में लोगों ने पढ़ा था ना वहाँ पे नोट्स में, तो यहाँ पे इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप जो प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैसे? तीर्थंकर दिए हुए उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे एक बार नाम पढ़ लीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ और मनु सूरत, पद्म प्रभु। ठीक है, इन 4 लोगों का नाम हम लोग यहाँ पे जो है डिटेल से इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, यहाँ पे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। इसमें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। पहले आपके ऋषभ देव, दूसरे आपका अजीतनाथ, तीसरे आपका संभवनाथ, चौथे आपका अभिनंदन, 5वें आपका सुमतिनाथ, 6वें आपका पद्म प्रभु, 7वें आपका जो है कि सुपार्श्वनाथ, 8वां चंद्रभद्र, 9वां पुष्यदंत जिसको सुविधि नाथ बोला भी गया है, शीतलनाथ आपके 10वें हैं, 11वें आपका श्रेयांसनाथ है और 12वां आपका वाशुपूज्य, 13 विमलनाथ, 14 आपका अनंतनाथ, 15 धर्मनाथ, 16 शांतिनाथ, 17 आपका कुंथुनाथ, 18 यहाँ पे क्या है तो ये अरनाथ, 19 मल्लीनाथ, 20 आपका मनु माफ कीजिए यहाँ पे मुनि सुव्रत, 21 आपका नमीनाथ, 22 आपका नेमीनाथ या अरिष्ट नेमी बोला गया, 23 पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ठीक है, तो आप लोग इसको याद मत कर लीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2-4 लोगों का नाम याद हो जाए बस बहुत है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है, एक तरफ स्थल दिए गए, दूसरी तरफ तीर्थंकर दिए गए, इसको मिलान करना है। तो श्रावस्ती संभवना से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे काकंदी ये जो है आपका सुविधिनाथ यानी कि पुष्यदंत से संबंधित है। अयोध्या आपका ऋषभनाथ से, और जो कि पभोषा पद्म प्रभु से संबंधित, ये आपका जन्म स्थान वगैरह है। ठीक है, संबंधित तीर्थंकर हैं ये, वहाँ के जन्म स्थान के नाम के बारे में बताया गया। आप लोग 1-2 लोगों का रट लीजिए। ठीक है, जैसे यूपी में जो है उन लोगों को। ठीक, और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनीय दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो कहाँ कहाँ पे? तो कौशाम्बी में। ठीक है, दोनों लोगों की तीर्थस्थली कौशाम्बी में है। कौशाम्बी नगर जो है जैन एवं बौद्ध दोनों से संबंधित है। आगे पढ़ लेते हैं जो आपका शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। नैनार कौन थे? तो अलवार और नैनार के बारे में लोगों ने देखा था। नैनार जो है शैव है, अलवार जो है कि आपका वैष्णव है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहाँ से अगला प्रश्न है, नैनार कौन है? अब तो ये आपका शैव है। फिर से भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या क्या है? तो ये आपका 9 भक्ति के रूप की संख्या दी गई है। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नौधा यानी कि 9 भक्ति के 9 रूप को मान्यता दी गई है। ठीक है, नौधा जो था वो भक्ति के 9 रूप को बताया गया। बेशनगर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका तक्षशिला का बेशनगर अभिलेख। ठीक है, होलियोडोरस से संबंधित है ये। ठीक, आगे जो इसकी थोड़ी सी हम लोग व्याख्या देखेंगे। देखिए, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध जो प्रस्तर है, स्मारक है, विदिशा के बेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वो है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन शासक
एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवा करके उसकी पूजा भी की थी। ठीक है, इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव और देव देव देवेश देवश अर्थात देवताओं का देवता माना गया है। ठीक है, किसको? तो भागवत धर्म में जो वासुदेव है उनको। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। अगला जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो वराह। ठीक है, एक अवतार है विष्णु जी का, पृथ्वी का यहाँ पे उद्धार करते हुए इसको दिखाया गया। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, सभी लोग जानते होंगे। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख कहाँ पे है? तो ये आपका खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो राजा नंद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे। जो कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, इसके विषय में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है ना वो हाथी गुम्फा का अभिलेख से देखने को मिलता है। नंद वंशीय शासक महापद्म नंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी इस अभिलेख से प्राप्त किया जाता है, अर्थात नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख का जो साक्ष्य है वो भी यही है। ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और आगे बढ़िए, यहाँ पे मगध का कौन सा सम्राट यहाँ पे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो अपरो परशुराम के नाम से यहाँ पे देखा जाए तो महापद्म नंद को जाना जाता है। ठीक है, मगध पर ये जो आपका नाग वंश का शासक हुआ था ना, शिशु नाग से संबंधित है ये, तो महापद्म नंद को जाना जाता है। ठीक है, महापद्म नंद को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है और इसको सर्वछत्रांतक और यहाँ पे अपर परशुराम के नाम से भी जाना जाता है, सब जो महापद्म नंद के नाम है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी, इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे जो इसका फैक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि महाजनपद काल का उदय, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आ जाते हैं हम लोग जो महाजनपद काल है इसको देख लेते हैं कहाँ पे गया भाई। तो हाँ, यहाँ पे है ये, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों की सूचना इसी से मिलती है। 16 महाजनपद के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो बौद्ध और जैन दोनों जगह से मिलता है। अंगुत्तर निकाय है, एक भगवती सूत्र है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं वो आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के चांदी के बने होते थे। प्रसेनजीत कौशल एवं अजातशत्रु मगध के शासक थे। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, बस नाम ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इसकी राजधानी कहाँ पे? तो विराटनगर है। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र अजातशत्रु के द्वारा दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्ध का एक बड़ा केंद्र के रूप में बन गया था। उदयन वासदत्ता है उसकी दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। मगध साम्राज्य की जो महत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक बिंदुसार है। इसका कार्यकाल 544 से 492 ईसा पूर्व के मध्य है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जो वैद्य है वो जीवक है। बिंबिसार के दरबार में ये निवास करते थे। बिंबिसार ने अपने जो वैद्य जीवक है अवंती के एक राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनके इलाज के लिए भेजा था। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों का अस्तित्व में जो है कि प्रमाण मिलता है देखने को। तो कौन कौन से? तो कपिल वस्तु यहाँ शाक्य रहते थे, शुमारी गिर यहाँ भग्य रहते थे, अलकप्प के बुली और यहाँ पे केसपुत्र के यहाँ पे कलाम रहते थे, और रामग्राम में कोली, कुशीनारा में मल्ल रहते थे, पावा में आपका मल्ल रहते थे, और यहाँ पे पिपली वन यहाँ पे मौर्य रहते थे, और वैशाली में आपका लिच्छवी, और मिथिला में कौन? तो विदय रहते थे। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ नहीं तो बीपीएससी में तो जरूर पूछ लेता है यहाँ से प्रश्न। आगे जो है उसको देखिए। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? सोक्तमती थी। ठीक है, मगध नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनंद की मृत्यु कर मतलब कि घनंद की हत्या कर दी थी और नंद वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, ये आपका 16 महाजनपद और आपका जो 16 महाजनपद है वो समाप्त हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनानी आक्रमण, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें मौर्य साम्राज्य वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर पे। तो हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करके ये आपका 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत तक एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय अभियान पर निकलता है, और लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व में वो सितंबर माह में कहाँ पहुँचता है? वापस लौट जाता है। ठीक है, यूनान को वापस लौट जाता है। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर
पुरु को पराजित किया था। ठीक है, तो पुरु का युद्ध आपका सिकंदर ने लड़ा था, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर के वो अपना मित्र बना लेता है पुरु को। ठीक है, तथा उसने अपना जो राज्य है कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक हो गया था। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, मौर्य राजवंश 321 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक रहता है। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मुद्रा राक्षस में जो गुप्त वंश को विशाल तथा कुलहीन कहा गया है। ठीक है, किसको, माफ कीजिए, गुप्त वंश मेरे मुंह से निकला, चंद्रगुप्त को विशल या फिर कुलहीन बताया गया, किसमें, तो मुद्रा राक्षस में बताया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जस्टिन ने सेंट्रल कोर्ट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया है। कौटिल्य जो है, जिनको चाणक्य के नाम से आप लोग जानते हैं, उनके द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में बात की गई है। सप्तांग में कौन कौन से अंग आते हैं, तो स्वामी आता है, अमात्य आता है, जनपद आता है, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र आता है। ठीक है, ये 7 चीज ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। आगे यहाँ पे अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, जो दक्षिण में विजय हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो जैन धर्म और तमिल जो साक्ष्य है वहां से देखने को मिलता है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, वहां से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल, जिसको पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद के निर्माण का उल्लेख देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्युकस की आक्रमणकारी सेना और 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था, इसको भी यहाँ पे बताया गया है। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रख करके धम्म का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय बताया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। ठीक, सिंगली अनुश्रुति में दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक राज्यकाल के पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म को तृतीय संगीति भी करवाई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अशोक के अभिलेखों में रज्जु नामक एक अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, रज्जु नामक जो अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जु क्या था, तो आधुनिक जिलाधिकारी जैसी एक स्थिति होती थी। ये राजस्व न्याय दोनों के क्षेत्रों में विभक्त था। ठीक है, मतलब दोनों देखता था जो रज्जु था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिले यानी कारवां जो है उसको सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। सारनाथ का जो स्तंभ है ना, उसका निर्माण मूलतः अशोक ने करवाया था। मौर्य युगीन जो सभी स्तंभ है चुनार के बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित किए गए। अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखी गए। भाषा इस प्राकृतिक है, पढ़ेंगे तो लगेगा प्राकृतिक है। ठीक है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख यहाँ पे सबाजगढ़ी और मनसेरा का जो अभिलेख है वो आपका लिपि ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है। ठीक है, और आगे यहाँ पे सरेकुना, इसको सरेकुन्ना अभिलेख के द्विभाषी ग्रीक अरमेइक है, इसकी भी ध्यान रखेंगे, इसकी बात को भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। और आगे बढ़े, प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, कैसे लिखी जाती है, तो खरोष्टी जो है दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अशोक के 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अशोक के जो 12-13 अभिलेख मतलब कि है ना शिलालेख है, उनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट इसमें पर देख लीजिएगा, सभी देखने का आवश्यक नहीं है। ठीक है, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष के बाद हुई थी, कलिंग वाला। ठीक है, इसकी बात चल रही है, 8 वर्ष बाद हुई थी, 261 ईस्वी ईसा पूर्व में यह घटित हुई थी। अशोक के बृहद शिलालेख में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने का कमान किया गया। ठीक है, मतलब कामना की गई है। अब यहाँ पे आगे बताया गया कि देखिए, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि का निषेध किया गया है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। धार्मिक आधार पर भूमिदान का प्रथम साक्ष्य यहाँ पे मौर्य युगीन राजवंश सातवाहन के समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। तो भूमिदान का जो यहाँ पे देखा जाए तो अब भूमिदान का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो मौर्य युगीन एक शासक थे सातवाहन, उनके समय का अभिलेख है, उससे प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में इसका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। 6 समितियां इसमें देखा जाए तो मुख्य है। ठीक है, 6 समितियां थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। इसको थोड़ा सा बस नाम ध्यान रख लीजिएगा, 6 थी समितियां और उसमें 5-5 सदस्य होते थे, मतलब 30 लोग होते थे। ठीक है, और आगे बढ़िए, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया था। मौर्य काल में जो सीता अध्यक्ष है, भूमि का अध्यक्ष हुआ करता था। सीता अध्यक्ष मतलब भूमि का अध्यक्ष। वहीं भूमि कर वसूलने का जो कार्य था, इसको अग्रनोमोई बोला गया है, इसके अधिकारी कहा जाता था। यहाँ पे शल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था तथा आरा
अकराध्यक्ष खानों का नियंत्रण किया करता था। ठीक है, अकराध्यक्ष जो था वो खानों का नियंत्रण किया करता था। इसको भी ध्यान रखिए। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। तक्षशिला में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। भारत में आए यात्री कौन कौन? तो मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये आपका का क्रम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ लेते हैं। मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल ही आएगा ना, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हो गया। अब आइए देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित पूर्ण रूप से प्रचलित जो है कि चालित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कुषाणों को दिया जाता है। कौन कौन सी चीज? तो आपका जो स्वर्ण के सिक्के हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। इसको भी ध्यान रखिएगा। कुषाण शासक में जो विम कटफिसेस था सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करता है। वर्तमान समय में एवं वर्षा के लिए एक यहाँ पे ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है उसका प्रयोग किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसका प्रयोग किया गया था जो विश्वव्यापी था। ठीक है, अभी हम लोग जो कैलेंडर देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और यहाँ पे चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह माना जाता है। सब ऐसा प्रश्न है कि सभी लोगों को पता ही होगा। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को माना गया है। 78 जो आपकी अभी ईस्वी चल रही है ना, तो वो उससे 78 वर्ष बाद प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। माफ कीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 78 वर्ष बाद ये प्रारंभ हुई थी। और यहाँ पे आगे बताया गया कि सौदरा नंद बुद्ध चरितम तथा यहाँ पे सारीपुत्र प्रकारण अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये जो 3 रचनाओं के नाम लिखा गया है तो भैया इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास किया है। कौन कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। कुषाण काल में ना जो कनिष्क है उसके समय में कला क्षेत्र में 2 शैलियों का विकास हुआ है, गांधार शैली और मथुरा कला शैली। ठीक है, जो मथुरा है वो पुरानी है, गांधार थोड़ा सा नई है, लेकिन इसमें जो चित्र वगैरह बनाए जाते थे, मूर्ति वगैरह, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी की थी। गांधार वाली, मथुरा वाली देसी कला मानी जाती है। ठीक है, और आगे बढ़िए। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आत्म वासुदेव के षड्यंत्र के द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने कर्ण या फिर यहाँ पे देखा जाए तो कण्वन नामक राजवंशों की नींव डाली थी। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कर्ण शासक कौन था? तो सुशर्म था। ठीक है, वह आंध्र जातीय वृत्त सिमुक यानी कि सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। सातवाहन शासक का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली सातवाहन ही बन गए थे। सातवाहन की वास्तविक राजधानी यहाँ पे प्रतिष्ठान थी, जिसको पैठन के नाम से जाना जाता है। सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी जो शासक है वो सतकर्णी हुआ करता था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ही था। ठीक है, मतलब सतकर्णी प्रथम था और उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी हुआ। ठीक, कलिंग का जो यहाँ पे चेदी वंशी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। इसकी उपलब्धि जानकारी एकमात्र जो है हाथी गुफा अभिलेख वहां से प्राप्त होती है। ठीक है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में हुई थी, श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली जो शासक है चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इतिहास में इसके विंसेंट जो स्मिथ है समुद्रगुप्त की वीरता विजयों पर मुग्ध होकर के उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा भी दी है। ठीक है, स्मिथ ने इनको भारतीय नेपोलियन बताया है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख जो समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 75 ईस्वी तक रहे हैं, उनके शासन के बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिशेन एवं संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति बोला गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में प्रशंसा की गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ मूलतः कौशंबी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ में जहांगीर तथा बीरबल का भी नाम बाद में उल्लेख करवाया गया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। हुड़ों का पहला जो भारतीय आक्रमण था सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, और यहाँ पे स्कंदगुप्त के हाथों ये बुरी तरह पराजित भी हुआ था। धनवंतरी जो है एक चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये रहते थे। ठीक, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि थी, उनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक, नवरत्न यहाँ पे किसमें संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका यजुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे
और भास्कराचार्य यहाँ पे देखा जाए तो खगोल एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भी की है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क और यहाँ पे वररुचि, वेताल भट्ट एवं यहाँ पे घटकरपर, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के नवरत्न थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार दैनिक क्रय कौड़ियों में हुआ करता था। ठीक है, जो आपकी मुद्रा थी उसमें कौड़ी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन के अभिलेख से प्राप्त होता है और यहाँ पे गोपाराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम है और गुप्त काल में कला एवं साहित्य की प्रगति हुई थी। इस आधार पर प्राचीन भारत स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस है, इसको हम लोगों ने कमेंट में पूछा था आप लोगों से, यहाँ पे देख लीजिए। जो मुद्रा राक्षस है उसको विशाख दत्त के द्वारा किया गया है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देखने को मिलती है। शूद्रक कृति एवं मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासक व्यवस्था एवं नगर जीवक के विषय में रोचक जानकारी देखने को मिलती है। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या फिर भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे दंती दुर्ग ने की थी। किसने? तो दंती दुर्ग ने की थी, 736 ईस्वी में हुई थी। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई थी। मौरिक वंश के शासक ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। और आगे बढ़िए, हरेक वंश हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, इससे जुड़ी जो सूचना है वो कल्हड़ हरेक वंश मतलब हर्ष के समय की बात हो रही है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं तभी रिदम बना रहेगा। देखिए, हर्ष के समय विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कीर्ति हर्षचरित से प्राप्त होती है और इसी से जुड़ी जो मुख्य सूचना है वो कल्हड़ की राज तरंगड़ी से भी प्राप्त होती है। चीन स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष जो है राजश्री दोनों के साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी, मतलब बदल दी थी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को एहोल की प्रशस्ति एवं हिमेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्राचीनतम चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख युन थियान तू नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि इनका नाम से किया था। विक्रमशिला के प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के जो पाल वंश धर्मपाल उन्होंने की थी। इनका जो काल 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, वाकटक शासक प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। वाकटक जो शासक है प्रवर सेन, उनके बारे में कह रहा है प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और प्रवर सेन द्वितीय ने आपका सेतुबंध की रचना करवाई थी। ठीक है, 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये त्रिकोणीय संघर्ष के लिए कन्नौज पर सफलता प्राप्त करने के लिए लड़ा करते थे। गुर्जर, पाल, प्रतिहार। ठीक है, शंकराचार्य को श्री शंकराचार्य आदि नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में स्थित है, दक्षिण में बोला गया है। द्वारिका गुजरात में स्थित है जो कि पश्चिम में बोला गया है। पुरी ये उड़ीसा में स्थापित है, ये आपका पूर्व में बोला गया है। और ज्योतिष मठ जो उत्तराखंड में स्थापित है, उत्तर में बोला गया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख में संबंधित है। अब प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्नोत्तर को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो राजनीतिक दशा थी उनके बारे में। ठीक है, तो इसका जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो है जीवक थे। सभी लोग माफ कीजिए, जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में रहा करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन बताना है। राजधानी दी गई है, कौशल की यहाँ पे अहिछत्र दी गई है। ठीक है, तो कौशल की जो राजधानी है वो आपका श्रावस्ती की राजधानी साकेत थी। यहाँ पे देख रहे हैं कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत थी तथा श्रावस्ती थी। ठीक है, ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती मान लीजिए। ठीक, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो ये गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक, और आगे बढ़िए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यहाँ पे अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़िए, और ये वर्तमान बिहार में जो भागलपुर पड़ता है वहीं पे ये थी। ठीक है, चंपा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत कथन यहाँ पे बताना है। तो कंबोज, इसकी राजधानी ही दी गई है मुख्यतः। तो यहाँ से देख सकते हैं कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। असम की राजधानी पोटल या पोटली थी, इसको दक्षिण भारत में ये था। और यहाँ पे सूरसेन मथुरा
कौशल की यहाँ पे साकेत या श्रावस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, तो गलत पूछ रहा था, तो सूरसेन कौशंबी देखिए इसकी मथुरा राजधानी थी, ठीक है। सूरसेन की मथुरा थी, कौशंबी नहीं थी। और आगे बढ़िए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद थे, तो 8 महाजनपद थे। इसके नाम प्लीज यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक है। ये सभी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। यूनानी आक्रमण के बारे में प्रश्न पूछा गया, देखिए पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सफलता। तो पहला कह रहा है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी फौज बेहतर थी। देखिए यहाँ पे दोनों ही कारण ठीक है। और आगे देख लेते हैं, कुछ दिया है इसमें। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ठीक है, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये तो नहीं, क्योंकि उसने प्रशासन ही नहीं किया था ज़्यादा देर तक। तो चौथा हटा दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे सही भी कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसको प्रशासन करने का टाइम ही नहीं मिला था, 32 साल में तो उसकी मृत्यु हो गई थी। और आगे बढ़िए, यहाँ पे देखे थे, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जो सिकंदर से झेलम नदी के तट पर लड़े थे, तो वो पुरु थे, ठीक है। इनको पोरस बोला गया, राजा पोरस। जिसको हम लोग झेलम और चिनाब नदी के बीच का जो क्षेत्र है ना, वहीं पे ये युद्ध हुआ था, पोरस का युद्ध, ठीक है। राजा पोरस इसमें लड़े थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, और ये प्रमाणित होता है, कैसे प्रमाणित होता है कि गुजरात इनके दरबार में था, मतलब कि इनके साम्राज्य में शामिल था। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, वहाँ से ये पता चलता है कि जो गुजरात क्षेत्र है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, ठीक है। और आगे बढ़िए, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ पे मिली है? उत्तराखंड में तो कालसी में मिली है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। देखिए, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में अवस्थित है। यहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं और इसीलिए कालसी ऐतिहासिक महत्व का माना गया है, ठीक। टालेमी फिलाडेल्फिस तुर्मे, जिसके हाथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, आपके यहाँ पे 7 है। एक बार इसको प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। देखिए, टालेमी फिलाडेल्फस तुरामय, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? तो ये आपका मिस्र का शासक था, ठीक है। नाम ध्यान रख लीजिएगा इसका, टालमी से ही, बस, ठीक। और आगे बढ़िए, इसके बारे में 1 2 चीज़ यहाँ पे बताई गई है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पे साथ में ही। देखिए, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन शासक, एंटियोकस द्वितीय, ठीक है, एंटियोकस द्वितीय, जिसको थियोस यानी कि सीरिया का शासक माना गया, तुलमय टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फिस मिस्र का राजा माना गया, दूसरा हो गया। और अंतकीनी, इसको इनिकीनी यानी एंटियाकस गोनाताश मकदूनिया का शासक माना गया, ठीक है। मग साइरिसिया शासक था। ये 5 थे। और यहाँ पे अलिक सुंदर, अलेक्जेंडर, पाइरस या फिर टीरस के राजा थे, साथ ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो बस नाम ध्यान रख सकते हैं, वैसे कुछ इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, ठीक है। अगर याद भी करेंगे कितना भी, तो ये पक्का भूलेगा, मेरे हिसाब से भूलेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे प्राचीन निम्नलिखित में से किस स्रोत में निम्नलिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? किसके स्रोत से ये पता चलता है कि भारत में दास्तान नहीं थी? तो कोई विदेशी ही होगा। यहाँ पे मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखी गई है ना, उसमें बताया गया कि भारत में दास नहीं होते थे, ठीक है। जो भारत का समाज था वो 7 श्रेणियों में बटा था। एक दार्शनिक थे, कृषक थे, और एक पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री, ठीक है। इंडिका का मूल लेखक कौन है? तो ये आपका मेगास्थनीज है। यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पुनर्विवाह वर्जित है किसमें? तो ये आपका मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मिलान करना है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, जो ये है, क्या दिया गया है, चंद्रगुप्त, यहाँ पे प्रियदर्शी, इसके अन्य नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त को अमित्रघात बोला गया है। यहाँ पे विदेशी लेखकों के द्वारा संज्ञा दी गई है ना, तो हम लोग सीधे सीधे जो व्याख्या दी गई है ना, इसको पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, यूनानी जो लेखक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला गया है। यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला गया है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स बोला गया। विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्रोकोट्स की पहचान की थी, ठीक है। और यहाँ पे यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम आधारशिला रखी। आगे देख लेते हैं। देखिए, बिंदुसार को अमित्र अमित्र अमित्रोकेडीज कहा गया है, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा गया है। इसके अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है, इसको अमित्रघात बोला गया है। सीधे सीधे मानिए, अमित्रोकेडीज या फिर अमित्रघात कहा गया है, ठीक है। अशोक को यहाँ पे प्रियदर्शी बोला गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पे प्रधानमंत्री चाणक्य के द्वारा प्रधानमंत्री के
चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। तो चंद्र यहाँ पे प्रश्न में पूछा होगा कि विष्णुगुप्त कौन है, मतलब चाणक्य कौन है, तो ये आपका विष्णुगुप्त, ठीक, उपनाम है ये, या फिर किसने किसने नाम दिया था उसको बताया गया यहाँ पे। तो अगर इस प्रश्न को मिलाएंगे आप लोग तो सीधे सीधे मिल जाएगा, ये आसान है ये, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है, और यहाँ पे सेंड्रोकोट्स इसको बोला गया, बिंदुसार को अमित्रघात बोल दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस शासकों ने गिरनार के क्षेत्रों में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो ये थे आपके कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य थे और अशोक थे, ठीक है। गिरनार वाले क्षेत्रों में जल से संबंधित जो भी चीजें हैं, संसाधनों, उसकी व्यवस्था की थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो ये पराजित किया था 305 ईस्वी में, ठीक, माफ कीजिए ईसा पूर्व है ये। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था ना, 305 ईसा पूर्व था वो समय, ठीक है। मौर्योत्तर काल के बारे में देख लेते हैं। शक संवत कब से सब प्रारंभ होता है, तो वही 78 ईसा पूर्व से, 78 ईस्वी से प्राप्त होता है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित करके इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, और इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि जो है 135 माइनस 57 यानी 78 ईस्वी आती है, ठीक है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है, ठीक। और आगे बढ़िए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है उसको देखिए, कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवत में कितने अंतर हैं, कितने वर्षों का अंतर है। तो वही 135 वर्षों का अंतर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है। 78, इसमें 57 और जोड़ी थी तो 78 वर्ष आता है ये, जो कि आपका जो विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था संवत, जो इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, शक संवत। और आगे बढ़िए, और 135 हो गया। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसको देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हैं। तो मौर्य और जो कुषाण है ना, इन लोगों की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली है, ठीक है। अफगानिस्तान तक गई थी, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। और आगे बढ़िए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है। तो सातवाहन वंश, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इसमें सबसे पुराना अगर वंश देखा जाए तो सातवाहन वंश है, ठीक है। उपयुक्त राजाओं में सबसे पुराना वंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक थे, ठीक है। कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व माना जाता है, और कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुवर्मन का समकालीन यानी कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईसा पूर्व माना गया है, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एका ब्राह्मण किसको बोला गया है, तो गौतमीपुत्र जो सतकर्णी है ना, उनके लिए एका ब्राह्मण का प्रयोग किया गया। और आगे बढ़िए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची पुराणों में मिलती है, कहाँ किसमें, तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन के बारे में सबसे लंबी सूची मिलती है। इसमें आंध्र सातवाहन के राजाओं की कुल 30 संख्या बताई गई है, ठीक है। जबकि वायु पुराण में, पांडुलिपियों में इनकी जो संख्या है वो 17 से 19, मतलब कि 19 तक बताई गई है। लेकिन जो आपका मत्स्य पुराण है इसमें संख्या इनकी 30 बताई गई है। कथन और कारण का प्रश्न, कथन कह रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। सही है, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं का भी प्रयोग किया था, ये भी सही है, ठीक है। कुछ राजा के अभिलेख यहाँ पे मिलते हैं, कुछ अन्य लोगों के भी यहाँ पे जो है कि कहानियाँ वगैरह मिलती हैं, ठीक है। और आगे बढ़िए, और ये हो गया। यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है कि नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं मिलता है। तो ये आपका श्रावस्ती का जो नाम है ना, ये कनिष्क के रबतक अभिलेख में इसका नाम नहीं मिलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिलान करने के बारे में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो डेमिट्रियस ये आपका हिंदी यूनानी से संबंधित है, रुद्रदामन शख्स से संबंधित है, ये शख्स आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोंडोफर्नीज ये आपका पहलव थे, और विम ये कुडुल कटफिसिस यानी कुषाण वर्ष से संबंधित था, इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और आगे कह रहा है कि यहाँ पे अभिलेख दिया गया है और शासक दिए गए हैं, किसके समय से कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसमें बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसको नासिक का अभिलेख से संबंधित है, ये सही है। हाथी गुम्फा का खारवेल अभिलेख, ये भी आपका सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय बता रहा है, जो भीतरी का है ना, ये जो भीतरी का आपका अभिलेख है, ये किससे प्राप्त हुआ है, तो भीतरी का जो स्तंभ लेख है ना, ये आपका स्कंदगुप्त से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय दे रखा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यही गलत इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गिरनार रुद्रदामन का अभिलेख है, ये भी सही है, ठीक है। सबके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया है। डिटेल में देने का मतलब कि स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा और दिया है इसमें, इसको
कोई आवश्यक नहीं पढ़ना। जूनागढ़ वक्त के बारे में भी दे दिया है, ठीक है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था इससे संबंधित है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का लेख मिलता है। इन्होंने अपना नाम बनवा लिया था इसमें। शक विजेता किसे जाना जाता है? जो शक का विजेता किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों का विजेता कहा गया। शकहर्ता भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त हूणों को पराजित किए थे? तो ये आपका भीतरी का जो स्तंभ लेख है ना, इससे प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त जो है ना वो हूणों को भी पराजित किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो भीतरी का अभिलेख है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला है ना, वहाँ पे सैदपुर तहसील में बगल में है, मैं गया था यहाँ पे एक बार, ठीक है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है और उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है और इसमें वे स्कंदगुप्त को बुरी तरह से पराजित किए थे, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। रजत सिक्के जारी किया था, मतलब चांदी का सिक्का है ये, ठीक है। और इसका जो अन्य नाम है उसको भी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये पूछ लेता है। देखिए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य जिसको बोला जाता है। गुप्त काल में रुपयक, जिसको रूपक कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया था, ठीक है। आगे जो प्रश्न उसको देखिए, कह रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को आपका दिनार बोला जाता है, ठीक है। आपका जो ये रजत है चांदी का था और जो सोने का था उसको दिनार, ठीक। और आगे बढ़िए, मंदसौर का प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि के बारे में है? तो ये आपका कुमारगुप्त प्रथम के बारे में दिया गया है। मंदसौर का जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, तो मंदसौर में, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में किया गया है। और आगे बढ़िए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? तो आपका सबसे पहले भुक्ति है, फिर विषय है, फिर विधि है, फिर ग्राम है, ठीक है। इसको अरेंज कर लीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और आइए, अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो वारंगल जो है ना, ये आपका लोहे के यंत्र उपकरण के लिए प्रसिद्ध था, वारंगल, ठीक। तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्र उपकरण के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल में यहाँ पे अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। कौन लोग? तो अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे और लोहे एवं यंत्र को उपकरण बनाना यहाँ पे अगरिया लोगों का एक प्रमुख परंपरागत व्यवसाय था, ठीक है। यहाँ पे योग का आविष्कारक कौन है? तो योग के आविष्कार पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि योग के दर्शन के बारे में प्रतिपादित करते हैं, सभी लोगों को पता होगा। ये सीधे नाम ही पूछ लेता है और इसमें कुछ नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़िए, अब यहाँ पे मीमांसा के जो है प्रणेता वो कौन थे? तो ये आपका जैमिनी मीमांसा के प्रणेता है। मीमांसा दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, मीमांसा तथा मतलब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे, ये भी पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन केवल मीमांसा पूछा है और जैमिनी ऑप्शन में है तो इसको लगा सकते हैं आप लोग। आगे यहाँ पे मिलान करने के बारे में दिया गया, तो देखिए, वल्लभाचार्य आपका पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुजाचार्य वैष्णव, माफ कीजिए, यहाँ पे विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसमें से अगर आपको एक दो भी याद हो गया ना तो एक प्रश्न बन जाएगा। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित, माधवाचार्य आपका द्वैतवाद से और शंकर आपका अद्वैतवाद से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और आगे बढ़िए, सम्राट हर्षवर्धन ने यहाँ पे देखा जाए तो दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज और प्रयागराज में किया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसकी अगर हम लोग व्याख्या देखें तो अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों का संप्रदायों का आचार्य की एक विशाल जो है सभा बुलाई थी। चीन साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा आए थे, ठीक है, जिसमें प्रसिद्ध ब्राह्मण, श्रमण, सैनिक, राजपुरुष इत्यादि थे, उपस्थित लोग थे ये लोग, ठीक है। इस सभा की अध्यक्षता वेन-सांग ने की थी और साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में ये संगम में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे यहाँ पे आपका महामोक्ष परिषद भी कहा गया, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे विदेशी यात्री और भारत भ्रमण के बारे में यहाँ पे हम लोग कोई भी आंसर सही नहीं था, तो यहाँ से सीधे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, फाहियान के भारत भ्रमण का काल जो है केवल 10 वर्ष का है। 402 ईस्वी में आया था और 412 तक ये रहा है, 10 वर्ष तक रहा है, ठीक है। उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि देखा जाए तो 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक रही है, यानी कि 15 वर्ष तक। वेन-सांग का भारत भ्रमण जो है 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक रहा है।
इत्सिंग का अगर देखा जाए भारत भ्रमण तो 671 से लेकर के 695 तक रहा है, जबकि अल मसूदी का जो भारत भ्रमण है 915 से 16 तक रहा है, 1 वर्ष का। ठीक है, सभी लोगों का जो काल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आगे पूछ सकता है ये। और आगे बढ़िए, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरी तरफ सिक्कों की धातु दे रखी है, क्या करना है इसमें बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। तो कुषाणों ने स्वर्ण का सिक्का चलवाया था और तांबे का, गुप्त ने आपका स्वर्ण और रजत का चलवाया था, सातवाहन स्वर्ण दे रहा है तो ये आपका शीशे का चलवाया था इन लोगों ने। ठीक है, कलचुरी जो वंश है स्वर्ण एवं रजत का चलवाया था, तो सी गलत है, बाकी यहाँ पे जो अन्य 3 दिए गए हैं वो सही है। सात यहाँ पे जो कौन है तो सातवाहन है, उनके बारे में अगर यहाँ पे देखने को मिल जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, रामशरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे तथा पोटीन के सिक्के चलवाए थे, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है स्वर्ण के, तो ये गलत है। ठीक है, और आगे बढ़िए, मतलब कि प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में, तो हम लोग अब यहाँ से जो अपनी व्याख्या है मतलब कि वन लाइनर फैक्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। कहाँ पे गया ये, थोड़ा ऊपर चला गया ये, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य का एक उत्कृष्ट बखान माना जाता है। और यहाँ पे खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो शैली है वो नागर है। ठीक है, नागर द्रविड़ी बेसर शैली आप लोग जानते हैं ना, वही है ये। ठीक है, नागर। दशावतार यहाँ पे जो मंदिर है देवगढ़ का ललितपुर में अवस्थित है, गुप्तकालीन मंदिर है ये। माउंट आबू में एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये संगमरमर से बना है, इसका निर्माण गुजरात के चालुक्यों ने करवाया था, सोलंकी वंश इसको बोला जाता है, जो चालुक्य थे ना। ठीक है, शासक भीमदेव प्रथम के सामंत जो विमल शाह थे उन्होंने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ पे कह रहा है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। एलोरा का मंदिर जो है शैलकृत स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैली गुफाएं एलोरा और अजंता है। प्राचीनतम भारत में जो प्राचीन शैली की गुफाएं है ना, अजंता और एलोरा को माना जाता है। अजंता की जो गुफा संख्या 16 उसमें उत्कृष्ट मरणासन राजकुमारी का चित्र देखने को मिलता है। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, कोणार्क के यहाँ पे सूर्य मंदिर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको काला पैगोड़ा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोड़ा। ठीक है, लिंगराज मंदिर यहाँ पे उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। यहाँ पे बोरोबदुर का जो प्रख्यात स्तूप है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और इस जो रथ है ना, इसको द्रौपदी के रथ के नाम से जाना जाता है। नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय जो संस्कृति है उसकी 3 शैलियाँ हैं। द्रविड़ शैली आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है। देखिए द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी के नीचे और कन्याकुमारी तक के मध्य है। ठीक है, बेसर शैली का जो विकास है नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ है, और ये आपका बीच वाला है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे जो फैक्ट है इसको देखिए, ये कह रहा है कि दक्षिण भारत संगम का तात्पर्य कवियों की संगोष्ठी से है। ठीक है, महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है क्या, तो दक्षिण भारत के अर्रीकरण का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, तोल्काप्पियम जो है जब द्वितीय संगम बुलाया गया था दक्षिण भारत में, तो उसमें तोल्काप्पियम जो व्याकरण है ये बना था, इसके आपका प्रणयन करता थे तोल्काप्पियर। ठीक है, शिल्पाधिकारम के लेखक इदिंगो आदिगल है। तिरुकुलर जो है कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरिल जो है तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। वातापी के चालुक्य राजवंशों का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए इसका नाम यवन प्रिय रख दिया गया। पांडव राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक मलिक गफूर ने दक्षिण विजय के दौरान पराजित कर दिया था। ठीक है, और देखा जाए तो इसका विशिष्ट विवरण अमीर खुसरो की प्रसिद्ध जो कृति है जिसको खजाइन उल फुतू के नाम से जाना जाता है उसमें देखने को मिलता है। संगम युग में उर्रयूर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र माना गया है। उर्रयूर जो जगह का नाम है ध्यान रखिएगा। इसका जो विवरण है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में देखने को मिलता है। कदम्ब जो है राजाओं की राजधानी बनवासी थी। ठीक है, कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित देख लेते हैं। यूनानी लेखक जो है आपका
हेलियोडोरस को इतिहास का पिता कहा जाता है। पाणिनि आपका महा व्याकरणाचार्य जो है पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के मित्र थे और अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कीर्ति है। वराहमिहिर जो थे गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। यहाँ पे बृहज्जक, पंच सिद्धांत, वृहंत संहिता इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ है। किसके? तो वराहमिहिर के। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पनव में नागसेन और हिंद यवन जो शासक है मीनांडर उनके बीच वार्तालाप किया गया, ठीक है, जिसको मिलिंद पनव के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। कश्मीर के हिंदू राजा का इतिहास कल्लड़ की राजतरंगिणी को देखने को मिलता है और यहाँ पे इस ग्रंथ की रचना जो है कल्लड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। राजा जय सिंह का जो काल है वो 1028 से लेकर के 49 तक रहा, ठीक। यहाँ पे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित थे। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। शूद्रक ने यहाँ पे देखा जाए तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छ कटिकम की रचना की थी। किसने? शूद्रक ने की है। और यहाँ पे 10 कुमार चरितम के रचनाकार दांडी थे। पूर्व मध्यकाल के बारे में 800 से 1200 के मध्य की जो चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान वगैरह इसमें आ जाएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध आ जाएगा, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था इन्होंने 1192 में। तराइन के दूसरा युद्ध में उनकी भी पराजय हो गई थी, मोहम्मद गौरी जीत गया था। यहाँ पे पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी थे। आल्हा उदल के बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये चंदेल शासक परमार्दिक के सेना नायक थे, ठीक है। इनकी कहानी काफ़ी मशहूर है, आप लोग कभी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, ठीक है, आल्हा उदल के बारे में। चंदेलों एवं चाहमानों के इस संघर्ष का वर्णन यहाँ पे चंद्रबरदाई की जो कीर्ति पृथ्वीराज रासो उसमें देखने को मिलती है। जगनिक कृति परमाल रासो के अल्हड़ से यहाँ पे प्राप्त होता है। जोजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं, ठीक है। इनके पुत्र जयसिंह और जेजा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि जेजाक भुक्ति कहलाया है बाद में। यह प्रदेश जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना गया। प्रतिहार वंश का महानतम जो शासक मिहिर भोज हुआ था। विज्ञानेश्वर और यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से यहाँ पे टीका ग्रंथ लिखा गया है और यहाँ पे जिमूत वाहन ने दया भाव नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कुछ परीक्षा उपयोगी यहाँ पे तथ्य दिए गए, इसको भी वन लाइनर है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, गुफाओं का शैलचित्र को भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ यहाँ पे देखा जाए तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत को प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाधिक प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ठीक। अथर्ववेद में यहाँ पे औषधि के बारे में बात की गई है, ठीक है। विधि विधान का जो पता है यजुर्वेद से चलता है। कठोपनिषद में यम और नचिकेत का संवाद देखने को मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से आपका यजुर्वेद ब्राह्मण है। ये सारी चीजें देखिए हम लोग वन लाइनर जो फैक्ट ऊपर पढ़े थे ना उसमें कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सीधे जो लास्ट में प्रश्न उत्तर बचा है केवल उसको कंप्लीट करेंगे, सब पूरा हो जाएगा, ठीक। तो आ जाते हैं अपने प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जहाँ है यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में हम लोग जो प्रश्न है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर ये बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है कि एलिफेंटा गुफा मुख्यतः निम्न धर्मों के मतावलंबी के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। किसके लिए? तो शैव धर्म के लिए बनाई गई थी, ठीक है। बम्बई से समुद्र में से 7 मील यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर पूर्व की दिशा में ये अवस्थित है। मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। साथ ही यहाँ पे 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और इन गुफाओं का निर्माण 5वीं और 6वीं शताब्दी में करवाया गया था, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में बात हो रही है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका जो निर्माण है ना ये आपका राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर। और आगे प्रश्न कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को, ठीक है, ये हो गया। और आगे यहाँ पे एक तरफ मतलब कि मिलान करने के बारे में दिया गया है। स्तूप दिया गया है चित्रकारी कनिष्क की यहाँ पे सिरविहीन मूर्ति दशावतार मंदिर, ठीक है। कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है इसको देखने के लिए यहाँ से देख लीजिए। स्तूप जो है आपका सांची से प्राप्त हुआ है। चित्रकारी बाघ की गुफा से प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश में। और कनिष्क की सिरविहीन जो मूर्ति है मथुरा से प्राप्त हुई है। दशावतार देवगढ़ से, ठीक है। और यहाँ पे एक तरफ फिर से स्थान दिया गया और दूसरी तरफ स्मारक दिया गया। एलिफेंटा की जो गुफा ये क्या है? एक प्रकार की गुफा है, ठीक है, एक प्रकार की गुफा है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखा, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। एलिफेंटा की जो गुफा है ये आपका मतलब कि एलिफेंटा की गुफा है। श्रवण बेल गोला के बारे में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? एक मूर्ति है यहाँ पे, ठीक है, एक मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, इसका नाम गोमतेश्वर है, ध्यान रखिएगा। खुजराहो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एक मंदिर है और सांची का स्तूप है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो बी है, वैसे मिलान लीजिएगा।
और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल और राज्य दे रखा है, सीधे सीधे यहाँ पे देख लेते हैं कौन चीज़ कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है, सोर टेम्पल ये आपका तमिलनाडु में है, हम्पी भी आपका कर्नाटक में है, और मानस ये आपका जो है असम में अवस्थित है। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित यहाँ पे भीतरगांव मंदिर के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में दो कथन दिए गए हैं, सही कथन बताना है। पहला कथन कह रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी में और 6वीं शताब्दी में के मध्य करवाया गया था, तो ये भी सही है। और ये जो मंदिर है ईंट से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, इसको ध्यान रखिएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कानपुर जिले में यह अवस्थित है, भीतरगांव मंदिर के नाम से है, 5वीं 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। गुप्त काल के समय में इसका निर्माण किया गया है, ईंटों से बना चबूतरा, वर्गाकार चबूतरा है ये, और इसके बारे में जो भी सारी चीज़ें बताई गई थी, ये दोनों फैक्ट वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली मतलब कि आपके दक्षिण भारत की जो शैली है मंदिर निर्माण की, उसमें किस मंदिर का शिखर बना हुआ है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो आपका ग्वालियर के तेली मंदिर है ना, इसका जो शिखर है वो आपका किससे संबंधित है, तो द्रविड़ शैली से संबंधित है। यहाँ पे पिरामिड आकार होता है, ठीक है, एक के ऊपर एक लगा हुआ ताकि रखा हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका द्रविड़ शैली है ये। और आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर में स्थित तेली का जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि नक्काशी एवं मूर्तियां नागर शैली में बनी हुई है। इस मूर्ति की वास्तुकला हिंदू और बौद्ध वास्तुकला के मिश्रण मानी जाती है। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, महाबलीपुरम के जो मंदिर है उसका निर्माण काल। ठीक है, मतलब निर्माण करवाया था। और आगे बढ़िए यहाँ पे अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में जो चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम है, इनके बारे में प्रश्न कह रहा है। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासन में अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो देखिए, वंशानुगत उत्तराधिकार की परंपरा के प्राय सभी प्राचीन राजाओं में हो रही है, और यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारी के रूप में युवराज पद की किसी राजकुमार को नियुक्ति कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका। आगे प्रश्न कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों के संबंध में सूचना देखने को मिलती है। ठीक है, किस पुरास्थल की खुदाई से ये प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है आपके अरकामेडू से प्राप्त होती है। ठीक है, कहाँ से, अरकामेडू से। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अरिकामेडू भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राचीनतम पुरास्थल है। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इसे पोडुक कहा गया है। ठीक है, और यहाँ से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्तियों की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें शराब के 2 हत्थे, कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इससे भारत तथा रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है इसको देखिए, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कौन लगाएगा भैया, चालुक्य राजा जो है कुमारपाल के द्वारा लगाया दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे अशोक वगैरह होता तो ये भी आ जाता। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं है, तो जो पल्लव है ना वो तमिल देश में संगम युग के समय का ये नहीं है। ठीक है, संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांडे राजा हुए थे। ठीक है, पल्लव नहीं हुए थे। ठीक है, और आगे बढ़िए, कह रहा है कि किस शासक ने सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका के विरुद्ध यहाँ पे 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था, तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम भेजा था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम का जो काल है 630 से लेकर के 68 तक ईस्वी तक ये रहा है। पल्लव वंशी थे ये। 642 में चालुक्य वंशों के विरुद्ध इन्होंने नरसिंह वर्मन को, श्रीलंका का राजकुमार जो मानवर्मन है ना उससे सहायता मिली थी, और उसने मानवर्मन को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना उसकी सहायता के लिए सिंघल भी भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो वही भैया कुराल को दी गई है। तमिल ग्रंथ है ये कुराल। ठीक है, इसको कुराल भी बोला जाता है, इसको लघु वेद की संज्ञा दी गई है। अगला कह रहा है कि चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारीमय उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो वारियम उद्यान प्रशासन का जो कार्य था वो कौन देखता था, तो टोट्टा वारियम देखता था। इसको आप लोग रट लीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तमिल जो रामायण है रामावतारम का लेखक है, तो ये आपका कंबम है। ठीक है, रामावतारम के लेखक कंबम है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध माफ कीजिए, यहाँ पे तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो तक्कोलम का युद्ध के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य यहाँ पे तक्कोलम का युद्ध हुआ था। थोड़ा सा नाम इसको देख लीजिएगा वर्तनी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर
यहाँ अवस्थित है। कहाँ पे? तो मदुरई में अवस्थित है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। ध्यातव्य की जो मदुरई है पांड्य की राजधानी हुआ करती थी और संगम काल में प्रथम तृतीय संगम यहीं पर आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रथम की आपका ऋषि अगस्त्य करते हैं और तीसरे की नकीरर करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नटराज नृत्य के भगवान की जो मूर्ति है शिव जी की किसके संदर्भ में संबंधित है? तो इससे दो कथन यहाँ पे दिए गए, बताना है कौन सा कथन सही है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहला कथन कह रहा है कि यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव जी की प्रतिमा है और अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पाने हैं और बाएं कान में एक महिला का। ठीक है, तो दोनों सत्य हैं। सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित प्रश्न है। इसको देखिए यहाँ पे, तो सीधे सीधे मिलान करने के बारे में अष्टाध्यायी पाणिनि की है, महाभाष्य आपका पतंजलि की, निरुक्त आपका याक्त की और वर्तिक ये किसकी है? तो कृत्यायन की है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। फिर से यहीं दरबारी कवि और राजा के बारे में बात हो रही है, तो इसको मिला लीजिए। अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी से। कालिदास कहाँ से संबंधित है? तो कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। हरिशेन आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका समुद्रगुप्त से। और बाणभट्ट आपका हर्षवर्धन से संबंधित है। 20 का सही आंसर है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। आगे प्रश्न कर रहा है गीत गोविंद जो है काव्य के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट कौन थे? तो ये आपका भारतीय गणितज्ञ थे। और आगे बढ़िए यहाँ पे, तो यहाँ पे मत विलास परमहंसम, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। परमहंसनम है, इसके लेखक कौन थे? तो ये आपका महेंद्र वर्मन थे। इसकी जो वर्तनी है ना यहाँ पे, आप लोग प्लीज इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। साउथ इंडिया के जो नाम है यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट होते हैं बोलने में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक लिखी है? तो ये आपका भोज के द्वारा लिखी गई है। परमार वंशी ये भोज के द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरण पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम है आपका सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो अन्य चीज़ें हैं उसको, अन्य पुस्तक है उसके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई बहुत आवश्यक नहीं है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है? तो हर्ष ने यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन सी रचनाओं का लेखन किया है ना, तो ये आपका प्रियदर्शिका को लिखा है, नागानंद, और यहाँ पे देखा जाए तो रत्नावली को। हर्ष चरित्र इन्होंने नहीं लिखा है, ये बाणभट्ट की रचना है ये। तो 1, 2 और 4 यहाँ पे बी आंसर सही है। ठीक है, और आगे बढ़िए यहाँ पे पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 के मध्य। अब यहाँ पे इसके बाद मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा 1200 के बाद। तो यहाँ पे इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो ये आपका भागवती सरस्वती जी हैं। निम्नलिखित में से किस या फिर किन राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लवन को जो है किसके द्वारा? तो सीधे सीधे आपके प्रजाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है, यानी जनता के द्वारा चुना गया था। और आगे बढ़िए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो ये धर्मपाल ने की है। ठीक है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो विद्याधर, धंध, यशोवर्मन और कीर्तिवर्मन दिए गए हैं, तो इनका नाम थोड़ा सा यहाँ पे लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका एक में ये आ जाएंगे, फिर कौन आ जाएगा? तो आपका 2 यहाँ पे मतलब धंध आ जाएंगे, तीसरे पर आपका ये आ जाएंगे विद्याधर, और यहाँ पे चौथे पे ये आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो ये आदि वराह उपाधि मिहिर भोज की थी। ठीक है, और आगे बढ़िए यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर के शासक जैनुल आब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे शाही खां इनका वास्तविक नाम था। ये 1400 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आब्दीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था और उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर वगैरह से की जाती है। ठीक है, अगला यहाँ पे जो प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? प्रदेश के मतलब कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, वर्तमान अवस्थी दी गई। ठीक है, कोयल ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका अलीगढ़ से संबंधित है। महोत्सव नगर किसको बोला गया? तो महोबा को बोला गया है। महोदय श्री आपका कन्नौज को, और यहाँ पे जो झाग गुप्ती बुंदेलखंड को बोला गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में जो आपके प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी प्रश्न थे ना, उन सभी को हम लोगों ने एक जगह कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक भारत। ठीक है, तो आप लोग इस किताब को पढ़िए काफ़ी अच्छे से, और जो भी चीज़ें आपकी कमेंट में करके जरूर बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।